ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां के कोना सीमा में गैस के रिसाव की खबर है। ओएनजीसी का कुआं, जहां गैस रिसाव से आग लग गई। 3 गांव के 600 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बड़ी राहत की खबर। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। गनीमत इस बात की, ओएनजीसी के अधिकारी मौके पर नजर रखे हुए हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आग लगी है वो कितनी भयावह है। दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती है, धुआं देखा जा सकता है। और बड़ी राहत की बात हालांकि इन तस्वीरों के बीच में यह है कि लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। और ओएनजीसी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस रिलीज जारी की है, वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करीब 3 गांव के 600 लोग जिन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। बड़ी राहत की बात यह है कि कोई हताहत इस आगजनी में नहीं हुआ है। आग लगी है यहाँ पर और ये आग की लपटें आप दूर से ही देख सकते हैं। ये कुआं ओएनजीसी का, जहां पर गैस रिसाव की वजह से ये आग लग गई। और इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, किस तरह से कार्रवाई की गई, लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, वो प्रेस रिलीज भी ओएनजीसी की ओर से जारी की गई, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पल भर में आग बड़े हिस्से में फैल गई और सब कुछ जलने लगा। ओएनजीसी के तेल कुएं में गैस का रिसाव हो रहा था। जब कुएं में मरम्मत का काम चल रहा था तभी ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से गैस और कच्चा तेल तेजी से ऊपर की ओर निकलने लगा। पल भर में गैस में आग लग गई और कुएं के पास ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि वहां पर काम करने वाले लोग प्लांट को छोड़कर भागने लगे। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इरुसुमुंदा और आसपास के कई गाँवों को खाली करा दिया और प्रशासन ने तुरंत लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से बिजली के स्विच बंद करने, गैस चूल्हा न जलाने और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल न करने की अपील की। बमुश्किल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बता दें, ओएनजीसी की राजामुंद्री एसेट में उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब 1402 करोड़ रुपए का ठेका मिला था। बात कर लेते हैं पटना की, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब परिवार के साथ जा रहे बाइक सवार पर 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। ये घटना पटना के पत्रकार नगर के पास विद्यापुरी पार्क की है, जहां अमन शुक्ला नाम का शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक क्लिनिक पर जा रहा था। तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक व्यक्ति को 2 अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है। इनका स्वयं का भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2020 में लियोर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। हम आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं, बहुत जल्द इसका उद्भेदन करेंगे। पुलिस के मुताबिक मृतक खुद आपराधिक मामले में जेल जा चुका है और जेल से बाहर आने के बाद मृतक एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा था। मारे गए अमन शुक्ला के पीछे किसका हाथ है, उसकी हत्या क्यों की गई, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक है। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ये है। केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद आज मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक है। सुबह 11:30 बजे लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के पीडीए वाले दांव की काट। ये बात कही जा रही है, पीडीए समाज के चेहरों को योगी कैबिनेट में मौका मिल सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी कमर कसते हुए और वहीं योगी कैबिनेट में अब ये कहा जा रहा है कि पीडीए समाज के चेहरों को मौका मिल सकता है और ये अखिलेश के पीडीए वाले दांव की काट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसने फिर से सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया और प्रधानमंत्री आवास में खुले आसमान के नीचे हल्की धूप में बैठकर पीएम मोदी से सीएम योगी ने यूपी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो सबकी निगाहें सीएम योगी के हाथ में मौजूद फाइल पर गई। फाइल में क्या था अभी साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम मोदी से यूपी में कैबिनेट विस्तार, एसआईआर को लेकर चर्चा की। एसआईआर में कटे उन नामों को लेकर भी चर्चा हुई जो परंपरागत रूप से बीजेपी प्रभावित क्षेत्र के माने जाते हैं। एसआईआर के दौरान जमीनी स्तर पर दिलचस्पी न दिखाने वाले कुछ बीजेपी नेताओं को लेकर भी चर्चा की गई। इन्हीं बिंदुओं पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने करीब आधे घंटे तक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और पीएम मोदी ने यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दो पहलुओं पर चर्चा की। पहला क्षेत्रीय संतुलन और दूसरा सामाजिक समीकरण। सूत्रों की ही माने तो इस पर ध्यान में रखते हुए योगी कैबिनेट 6 नए चेहरे शामिल कर सकता है। वहीं 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। अभी 54 मंत्री हैं, मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 60 की जा सकती है। कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो 1 महीने के अंदर संगठन मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। तो सीएम योगी की पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संभावित मंत्रियों के नाम पर अटकलें शुरू हो गई हैं। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल, समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले मनोज पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, महेंद्र सिंह और आरएलडी अपना दल से एक मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। बात सोमनाथ पर सियासी संग्राम की। 11 तारीख को पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे, लेकिन उनके दौरे से ज्यादा चर्चा उनके लेख की हो रही है जो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए आक्रमण का जिक्र करते हुए लिखा, जिसमें नेहरू का भी जिक्र है और सरदार पटेल का भी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ, भारत की अटूट आस्था का केंद्र, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखकर 1000 साल पहले हुए आक्रमण और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, जो आज चर्चा का विषय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। इस लेख पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी संग्राम छिड़ गया है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। वो क्या कहें क्या नहीं कहें, उनको 60-70 साल पुरानी बातें कहने की बहुत पुरानी आदत हो गई है। भारत की आजादी से पहले तक सोमनाथ मंदिर खंडहर बना हुआ था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर को उसके पुराने गौरव में वापस लाने का संकल्प लिया। लेकिन तत्कालीन पीएम नेहरू को सरकारी भागीदारी से आपत्ति थी। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति के सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर भी नाराजगी जताई थी। नेहरू आर्काइव के मुताबिक नेहरू ने 2 मार्च 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे राजेंद्र बाबू, मुझे लगता है कि सोमनाथ में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करने का ये सही समय नहीं है। जवाब में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 10 मार्च 1951 को लिखा कि मुझे न्योता मना करना सही नहीं लगा। सोमनाथ मंदिर का बहुत ऐतिहासिक महत्व है और न्योता राज्य के राज प्रमुख की तरफ से आया था। अब इतिहास की ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीबीआई जांच का ऐलान कर सकते हैं। लगातार प्रदेश में कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी तेज हो गई है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री धामी
सीबीआई जांच का ऐलान कर सकते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर उत्तराखंड के कई हिस्सों में रैली कल निकाली गई और हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। अंकिता भंडारी के बैनर और पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी और नारेबाजी करते हुए अंकिता को इंसाफ देने की मांग उठाई। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई इस न्याय यात्रा में आगे आगे महिलाएं चल रही थी और पीछे पीछे पुरुष। इस यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। इसी तरह का एक प्रदर्शन अल्मोड़ा शहर में भी हुआ, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस जहां सरकार पर मुख्य दोषी को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं जवाब में बीजेपी सबूत मांग रही है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें चमोली की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यात्रा निकालने के बाद जनसभा भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सरकार पर हमला किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं एसआईटी के उन पुलिस अधिकारियों से भी कि वक्त बदलेगा और तुम भी ना पे जाओगे। उन सबूतों को नष्ट करने का सबसे बड़ा जो काम किया एसआईटी के उन अधिकारियों ने किया मुख्यमंत्री के आदेश पे। इधर बीजेपी भी सड़क पर उतर आई और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता कांग्रेस से सबूतों की मांग कर रहे हैं। इस बीच विकासनगर से बीजेपी के नेता अरविंद सिंह तोमर ने पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। बड़ी खबर का रुख करें महाराष्ट्र से। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। बुर्का, हिजाब और मराठी मेयर के बाद लव जिहाद पर बयानबाजी अब तेज हो गई है। लव जिहाद पर ओवैसी के बयान के बाद हितेश राणे भड़क गए हैं। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भैया लव जिहाद हुआ बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भगवत। व्हाट इज लव? देखिए लव जिहाद क्या है, अगर ओवैसी को देखना होगा ना तो उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको, दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं और फिर देखते हैं वो उसके बारे में क्या करते हैं। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में महायुति के भीतर घमासान नजर आ रहा है। बीजेपी और एनसीपी के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सहयोगियों को इशारों में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नसीहत दे डाली है। ज्यादा अतीत की बातें करोगे तो लोगों को काम बताना पड़ेगा, मुझे उकसाया जाएगा तो मैं जवाब दूंगा। निवडणूक हळूहळू गरम होते है। ते दादा बोलतायत, हे दादा बोलतायत, अण्णा बोलतायत। आता जरा निवडणुकीला रंग भरतोय, पण खरं तर मी असं म्हणेन की चर्चा ही जेवढी मागे जाईल तेवढा या ठिकाणी अनेकांना आपण काय केलं हे सांगावं लागेल आणि मग त्यातनं अनेक अडचणी निर्माण होतील। पण मी या निवडणुकीत ठरवलंय, मुंबईमध्ये मला थोडंसं बोलावंच लागतं, कारण उत्तर दिलं नाही तर लोकांना आपण दुर्बल वाटतो। पण बाकी माझा निवडणुकीचा फोकस हा पूर्ण विकासावर आहे। कारण आपलं एक तत्व आहे, शरीफ है हम
किसी से लड़ते नहीं। शरीफ है हम, किसी से लड़ते नहीं, वरना जमाना जानता है हम किसी के बाप से डरते नहीं। अब आपको अजीत पवार का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर बीजेपी ने उन्हें नसीहत दी है। साथ ही ये भी सुनवाएंगे कि अब अजीत पवार क्या सफाई दे रहे हैं। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। आरोप लगाए गए नहीं, मेरा स्टेटमेंट अलग तरह से मीडिया ने दिखाया है। मैंने भारत सरकार के बारे में या महाराष्ट्र सरकार के बारे में अच्छा काम चल रहा है, अच्छे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में काम चालू है। वैसा ही महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चालू है। ऐसा ही मैंने बयान दिया था, लेकिन वो दिखाया नहीं, ये बाकी का ही दिखाया। दरअसल महाराष्ट्र में सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। सबकी कोशिश नगर निकाय चुनाव में बाजी मारने की है। एकनाथ शिंदे का इस सब पर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। प्रेम है, ये लाडली बहनों का प्रेम है। ये लाडली बहना चमत्कार करेगी और आने वाले 15 तारीख को महायुति का भगवा परचम फहराएगी। आप विकास की बातें करते हैं, लेकिन ठाकरे बंधु हमेशा एक इमोशनल लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो मराठी अस्मिता की बात करते हैं। इमोशनल मुद्दे पर नहीं जीत सकते। ये चुनाव विकास के मुद्दे पे हम जीतेंगे, विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। और जो काम हमने किया है, मैं मुख्यमंत्री था तभी, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है तब, 3.5 सालों में जो काम किया है, ये काम बोलता है, काम बोलता है। और जो आप काम के बलबूते पर ये चुनाव हम जीतेंगे। आखिरी सवाल, मुंबई का महापौर मराठी होगा और तमाम महानगर पालिकाओं में कैसा परफॉर्मेंस देख रहे हैं? मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा। तमाम जितने महापालिका है उसमें महायुति की जीत। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले मनसे को झटका लगा है। राज ठाकरे के कट्टर समर्थक संतोष धुरी ने एमएनएस छोड़ दी है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं संतोष धुरी। सीएम फडणवीस ने संतोष धुरी को बीजेपी ज्वाइन कराई, वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एमएनएस को छोड़कर अब संतोष धुरी बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संतोष धुरी को बीजेपी ज्वाइन कराई और वो तस्वीर जब सभी लोग मिले वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की, जहां एक सोसाइटी के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने बेसमेंट की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इंदिरापुरम के शिप्रा रिवेरा टावर के बेसमेंट में बने कमर्शियल मार्केट में ये आग लगी। ये आग सबसे पहले वसीम की दुकान में लगी और इतनी तेजी से फैली कि इसने कई दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया। चिंता की बात यह थी कि दुकान के बगल में ही एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहां बड़ी संख्या में गैस के सिलेंडर रखे थे, लेकिन गनीमत रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना से सोसाइटी के लोगों में डर और दहशत है। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा है। इस आगजनी में 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। तो पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मीनगर का इलाका 3 हत्याओं से दहल गया। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के बड़े बेटे ने ही मां, बहन और छोटे भाई का कत्ल कर दिया। जिसे भी इस घटना के बारे में पता चला उसका दिल दहल गया। एक एक करके लाशें घर से बाहर आती जा रही थी और लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बताया जा रहा है कि 25 साल का यशवीर हरियाणा का रहने वाला है और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में किराए के मकान में रहता है। यशवीर के साथ घर में मां, बहन मेघना और एक भाई मुकुल रहता था।
बहन की उम्र 24 साल जबकि छोटे भाई की उम्र 14 साल थी। आरोप है कि परिवार में आर्थिक तंगी के चलते यशवीर ने पहले मां, बहन और भाई को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद सभी की मफलर से गला दबाकर हत्या कर दी। एक शख्स जिसका नाम यशवीर सिंह है और कथित तौर पर उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों की यानी कि अपने छोटे भाई जिसकी उम्र 14 साल, बहन जिसकी उम्र 24 साल और मां जिनकी उम्र करीबन 45 साल थी, उन तीनों को मार दिया नशीला पदार्थ खिलाकर। बेहोशी की हालत होने पर मफलर से गला घोंटकर तीनों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और यशवीर की मां रोज ही पास के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करती थी। इलाके में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि ये परिवार इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यशवीर खुद ही थाने पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। तकरीबन 5 बजे लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवीर है, उम्र इसकी 26 साल है। ये आया और इसने बताया कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स हैं 3, उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद जब यहाँ पर हमारी पुलिस टीम पहुंची तो 3 हमें डेड बॉडीज मिली हैं और इसकी फर्दर तफ्तीश में भी यही निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और मेंटली डिस्टर्ब भी था। अपने ही फैमिली मेंबर्स को तकरीबन 2 बजे सबको पहले कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस दिया जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद इन सभी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रयागराज में जमीन विवाद में शख्स ने अपने पिता सहित 3 लोगों की हत्या कर दी। आरोप है कि उसने अपने भाई पर फायरिंग की थी लेकिन वो बाल बाल बच गया। मरने वालों में आरोपी की बहन और भांजी भी शामिल है। सारा विवाद जमीन को लेकर था। आरोपी के पिता ने काफी जमीन उसके भाई मुकुंद के नाम पर कर दी थी, जिससे नाराज मुकेश ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और बचाने आई अपनी बहन और भांजी को मार डाला और शव कुएं में फेंककर फरार हो गया। पिता द्वारा अपनी 4 बीघा जमीन अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम पे कर दी गई थी, जिसको लेके मुकेश द्वारा पिता से 10-20वां जमीन मांगी जा रही थी, परंतु पिता तथा मुकुंद द्वारा उसको जमीन नहीं दी गई थी। वारदात को अंजाम देने से पहले मुकेश ने अपने भाई पर गोली चलाई लेकिन गोली मिस होने की वजह से वो बाल बाल बच गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल अवैध हथियार और कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाप बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक पिता पर उसकी 10 साल की बेटी ने बैड टच के आरोप लगाए। ये मामला तब उजागर हुआ जब पिता की करतूतों को झेल रही कक्षा 4 में पढ़ने वाली मासूम बच्ची ने अपनी मां को आप बीती सुनाई। मासूम बच्ची को सुनकर उसकी मां दंग रह गई। महिला बच्ची को लेकर फौरन थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बच्ची का आरोप है कि जब उसकी मां घर पर नहीं होती थी तो पिता उसके साथ गंदे काम करने का प्रयास करते थे। सोया थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक पिता अपनी जो 10 साल से की बेटी है उसके साथ गलत बुरी नीयत से छेड़छाड़ करता था, तो जिस पर थाने पर कल अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो मामला विवेचना में अपनी मां के साथ आई थी बच्ची। वही मामला सामने आने के बाद आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। दिल्ली सरकार के दावों के उलट हजारों की संख्या में लोग बस स्टॉप और खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 8000 लोग ठंड में सड़क पर ठिठुर रहे हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने एम्स के बाहर गरीबों को कंबल बांटे। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 15 दिनों में ठंड की वजह से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। कई मामलों में लोग रात के समय खुले में सोते पाए गए, जहां ठंड से उनकी हालत बिगड़ गई। नाइट शेल्टर जरूरत की संख्या से काफी कम है। अस्पतालों के सामने मरीज और तीमारदार दोनों ही सड़क किनारे सो रहे हैं। ऐसे में अभिनेता खेसारी लाल ने एम्स के सामने लोगों को कंबल बांटे। मैं थोड़ा सा करता भी रहता हूँ हमेशा से, मेरे इधर दे दीजिए, ये जीवन में रहा है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का हेल्प करने से ज्यादा खुशी इस धरती पे कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार का दावा है कि बेघर और गरीबों के लिए नाइट शेल्टर बनाए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो फुल हैं और उनकी संख्या काफी कम है। इतने दिनों से अभी तक लगातार फुल है, एक भी दिन जगह नहीं दी। नहीं, बोलते हैं कि खाली होएगा तो बताएंगे। हाँ, नंबर लिया है आपका, बताएंगे कैसे? नहीं, नंबर नहीं लिया। आने सुबह आ जाना तो पूछ लेना एक बार। तो गई थी आप सुबह को पूछा? गए थे तो फुल था, उधर खाली नहीं। वो देखिए लोगों की संख्या देखिए आप, कोई एक आध लोग नहीं है,
मैं जिस तरफ भी जा रही हूँ, चाहे वो ये इलाका हो या 4 कदम पीछे हो, इस तरह से सड़क पर सोने वाले अनगिनत लोग आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली की ठंड में लोग अस्पतालों के गेट से लेकर बस स्टॉप तक सोते हुए दिखे। हालात ऐसे हैं कि मरीज और तीमारदार दोनों ही सड़कों पर ठिठुरने को मजबूर हैं। लोग रैन बसेरों के बाद सड़क की पटरियों से भी कब भगा दिए जाए ये पता नहीं है। एम्स और दिल्ली के बड़े अस्पतालों के बाहर सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे लेटे लोग ठंड में भुगतने को मजबूर हैं। रैन बसेरे फुल हैं, अस्पताल में रुक नहीं सकते। ऐसे में गाहे बगाहे अगर कोई कंबल दे गया तो थोड़ा बचाव हो जाता है, नहीं तो लोगों के पास दवा के ही पैसे हैं तो उससे कंबल कैसे खरीदे। हालात इतने बदतर हैं कि एक बच्चा आप बीती बताते बताते रोने लगा। से गार्ड लोग भगा देते हैं, ये कहते हैं कि इधर अस्पताल में रहने की जगह नहीं है, सबको भगाते हैं। दिल्ली में 8000 नाइट शेल्टर की जरूरत है, लेकिन इंतजाम केवल 320 का है। अस्पतालों के आसपास सिर्फ 16 पगोड़ा टेंट लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 320 के करीब है। ऐसे में करीब 8000 लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है, केवल यहाँ का डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर बहुत अच्छी बात करता है, बकाया छोटा कर्मचारी और गार्ड तो इतने के वो ऐसे करते जैसे कोई खूंखार अपराधी के पीछे पड़ गए हो। सर, ये है यहाँ की दशा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड सिर्फ मौसम की मार नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की भी कहानी है। दिल्ली की सर्दी हर साल आती है, लेकिन हर साल वही सवाल रहता है। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड गरीबों और बेघरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फ्लाईओवर, फुटपाथ और खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों पर ठंड कहर बनकर टूट रही है। तो रैन बसेरों की बदहाली ने बेघरों की मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। जो सड़क पर बेघर है उनकी संख्या के आगे सरकार की ओर से बनाए गए रैन बसेरे नाकाफी साबित हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ठंड का कहर इतना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले आंकड़ों से लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 20 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 तक केवल 15 दिनों में ठंड लगने से 44 बेघरों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी मृतक पुरुष हैं, जिसमें अधिकांश या तो प्रवासी मजदूर थे या बेघर थे। 15 दिनों में 44 लोगों की मौत हो जाना अब दिल्ली सरकार के रैन बसेरों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। दावा है कि रैन बसेरों में सुरक्षा और सुविधा का अभाव है, जिससे प्रवासी मजदूर और बेघर लोग वहां जाने से कतराते हैं। क्योंकि केवल 15 दिनों में दिल्ली में 44 लोगों की मौत ठंड लगने की वजह से हो गई है, इसलिए रैन बसेरों की असलियत जानना बेहद जरूरी हो गया। एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली के रैन बसेरों का हाल जानने के लिए, रियलिटी टेस्ट करने के लिए निकल पड़ी। हमारा मकसद रैन बसेरों की बदहाली को उजागर करना था। सबसे पहले हमारी टीम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने एक रैन बसेरे पर पहुंची और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान रैन बसेरों में रह रहे लोगों से बात की तो उन्होंने असली सच्चाई बयां की। बाहर ठंड है तो अंदर यहाँ पर आपको गर्मी मिल रही है, सारा गर्म रहता है। कुछ नहीं मिलता है, सब यहाँ से हवा निकलता है, वहाँ से हवा निकलता है, इस तरफ से हवा निकलता है। बारिश आता है तो ऊपर से टप 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 पानी गिरता है। इसके बाद हमारी टीम लोधी रोड स्थित रैन बसेरे पर पहुंची। यहाँ के हालात और लोगों की शिकायतें भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों के जैसी ही थी। आप रैन बसेरा में रुकते हैं? नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? यहाँ अपनी एसटीसी करानी है, हमारी जो भी है कुछ 10-20 घुमा के लाते हैं, वो भी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? चोरी हो जाते हैं। हाँ। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि इसमें न तो सुरक्षा है न सुविधाएं, ऊपर से छेड़खानी भी बहुत होती है, जिसकी वजह से महिला और पुरुष कोई भी इन रैन बसेरों में रहना नहीं चाहता। लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए जगह जगह रैन बसेरे बनाए हैं। लखनऊ नगर निगम का दावा है कि लखनऊ में 40 स्थायी और 24 स्थायी रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक निराश्रित और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए रैन बसेरों की निगरानी सीसीटीवी से भी रखी जा रही है। इस वक्त हम लखनऊ के 1090 चौराहे के पास बने हुए रैन बसेरे के पास, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं इसका सच जानने के लिए हम पहुंचे हैं। तो आप देखिए
जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचेगा, पहले इस रजिस्टर में उसका नाम और मोबाइल नंबर इसमें दर्ज किया जाएगा, आधार नंबर भी इसमें दर्ज किया जाएगा। उसके बाद समय भी लिखना होगा। इसके साथ ही आप देखिए ये रजाई और इसके साथ पूरा जो बिस्तर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर ये हीटर भी लगा हुआ है, इसके साथ ही प्रकाश की भी व्यवस्था है। और यहाँ जिस तरह से आने वाले लोग हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये अस्थायी रैन बसेरा है और ये यहाँ 10-90 चौराहे से थोड़ी दूरी पर जब आप बालू अड्डे की ओर उतरते हैं तो वहाँ पर है रैन बसेरे के बाहर ये आग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही गद्दे, रजाई, तकिया और हीटर के भी इंतजाम हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।